सबसे पहले केरल के पहले दलित विद्रोही अयंकली को नमन करता हूं। असल में मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे देश का जो पूरा इतिहास है वो हमें उल्टा पढ़ाया गया है, उल्टा लिखा भी गया है, उल्टा पढ़ाया भी गया है। आधुनिक भारत का इतिहास भी काफी हद तक हमें उल्टा पढ़ाया गया है, बहुत कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। वह उल्टा इतिहास क्या है? आधुनिक भारत के इतिहास को कह दिया गया कि ये स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास है, और स्वतंत्रता संघर्ष का मतलब ब्रिटिश शासन से भारतीयों की मुक्ति के आंदोलन का इतिहास है। जबकि सच्चाई ये है कि आधुनिक भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद से मुक्ति, ब्राह्मणवाद से स्वतंत्रता का इतिहास है। दो तरह के संघर्ष चल रहे थे, एक ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति का संघर्ष था और दूसरा ब्राह्मणवाद से मुक्ति का संघर्ष था। लेकिन आधुनिक इतिहास के लेखकों ने, चाहे वो राष्ट्रवादी लेखक हों, चाहे उदारवादी लेखक हों और चाहे वामपंथी लेखक हों, इन सभी ने एक स्वर से जो ब्राह्मणवाद से मुक्ति का स्वतंत्रता आंदोलन इस देश में आधुनिक काल में चल रहा था, उसके एक सिरे से गायब कर दिया। और जब ब्राह्मणवाद से मुक्ति का स्वतंत्रता आंदोलन गायब हो गया तो स्वाभाविक बात थी कि जो ब्राह्मणवाद से मुक्ति का स्वतंत्रता आंदोलन है उसके नायक भी गायब हो गए। और इन्हीं नायकों में से एक नायक, और बहुत बड़े नायक, अयंकाली का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 28 अगस्त 1863 को हुआ था। आप अगर ध्यान दें तो 1827 में 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिराव फूले का जन्म होता है। तमिलनाडु में 1845 में आयथी-थास है। 1891 में अंबेडकर हैं। उत्तर भारत में स्वामी अच्युतानंद हैं। तो ब्राह्मणवाद विरोधी जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, और वो भी पूरे देश में चल रहा था, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां ब्राह्मणवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन न चला हो। बंगाल नमो शूद्र आंदोलन बहुत ही ताकतवर आंदोलन। महाराष्ट्र आप जानते ही हैं, ज्योतिराव फूले, सावरजी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर। तमिलनाडु आप जानते ही हैं, आयथी-थास, पेरियार। उसके बाद निरंतर केरल ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा है, बराबरी करता है, और भारत में हमेशा एक नंबर का पर्व प्रदेश बना रहता है मानव विकास सूचकांक। अभी जब कोविड से संघर्ष की बात आ रही थी तो केरल मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है। यानी एक जो आधुनिक देश होता है, एक आधुनिक प्रदेश होता है जिसे आधुनिक देश कहते हैं, एक आधुनिक देश के रूप में अगर हम देखें तो हमारे पूरे देश में एक प्रदेश है जो आधुनिकता के अधिकांश पैमानों पर खरा उतरता है। उस प्रदेश का नाम है केरल। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। केरल नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। लेकिन बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठता है बार बार कि आखिर केरल इतना आधुनिक प्रदेश, एक इतना भारत का कम से कम सबसे अच्छा प्रदेश, ऐसा मैं नहीं कहता कि केरल में असमानता नहीं है या जाति के अभी कोई लक्षण नहीं बचे हुए हैं या फिर सत्ता पूरी तरह खत्म हो गई है। सबरीमाला पर हमने देखा कि महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ उस मंदिर में ऐसी महिलाएं
जो मासिक धर्म जिनका होता है या 13 साल से 50 साल के बीच की हैं, उनको उस मंदिर में प्रवेश की जब इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी तो केरल में भी बहुत सारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। तो मैं ये नहीं कहता कि केरल सभी चीजों से मुक्त हो गया। मुक्त तो अमेरिका भी नहीं हुआ है, अभी भी वहां पे भी कालों के साथ बहुत सारे मामलों में दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। फिर भी इसके आधार पर ये हम नहीं कह सकते हैं कि यूरोप के अधिकांश देशों में भी अभी बहुत कुछ असमानताएं बाकी हैं। लेकिन भारत में केरल एक ऐसा प्रदेश बना जिसे हम कह सकते हैं कि आधुनिकता के पैमाने पर खरा उतरता है। तो आखिर यह प्रदेश कैसे बना? कोई व्यक्ति किसी प्रदेश को एक व्यक्ति आधुनिक नहीं बना देता। जब पूरे समाज में एक जन आंदोलन खड़ा होता है, सोचने का तरीका बदलता है, सामाजिक संबंध बदलते हैं, आर्थिक संबंध बदलते हैं, हमारे दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है, उसके बाद ही कोई देश या प्रदेश बदलता है। लेकिन कोई कुछ न कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो इसकी अगुवाई करते हैं। केरल को आधुनिक बनाने की जिस व्यक्तित्वों ने अगुवाई की उसमें सबसे पहले श्री नारायण गुरु हैं। ज्यादा मैं श्री नारायण गुरु के बारे में आज बात नहीं करूंगा, लेकिन वो जानी जावा समुदाय के थे। भारत में जैसे अन्य पिछड़ी जातियां हैं उसी तरह की एक जाति जावा थी जिसमें श्री नारायण गुरु का जन्म हुआ। तो जैसे महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मणवाद विरोधी, ब्राह्मणवाद से मुक्ति के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत पिछड़ी जाति में पैदा हुए ज्योतिराव फूले ने की थी, उसी तरह केरल में भी ब्राह्मणवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत दलित जाति में पैदा हुए, जिसे पुलाया जाती है, जिसे अस्पृश्य ठहराया गया था केरल में, उस जाति में पैदा हुए आयंकली ने। जिस तरह महाराष्ट्र के आंदोलन को उसके अपने परिणाम तक, यानी फूले ने जिस आंदोलन की शुरुआत की उसको साहूजी महाराज ने काफी आगे बढ़ाया और डॉक्टर अंबेडकर ने उसको एक बहुत ही ऊंची मंजिल दे दी। उसी तरह केरल में जो जन आंदोलन, ब्राह्मणवाद विरोधी जो गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ, उसकी शुरुआत, उसकी नींव तो डाली श्री नारायण गुरु ने, लेकिन उसको बहुत ऊंचाई, विस्तार और गहराई देने का काम दलित समाज में पैदा हुए आयंकाली ने किया। मैं थोड़े से आयंकाली के कार्यों की चर्चा करूंगा। जब मैं पिछले दिनों, मित्रों में कोई छिपाने की बात नहीं है, मैं भी नाम ही सुनता रहा, कभी कहां यहां वहां छुटपुट पढ़ लिया। पिछले दिनों ही मैं ठीक तरीके से 3-4 किताबें, हमारे वरिष्ठ साथी हैं प्रकाश कश्यप जी, जिन्होंने कुछ किताबें उपलब्ध कराई जो पीडीएफ रूप में, और कुछ किताबें मेरे पास थी, तब मैंने विस्तार से आयंकाली के बारे में पढ़ा। आपसे अपनी भावना शेयर करूं कि जब पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि एक मतलब मुझे ये स्वीकार करने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी कि केरल की धरती पर, इसी देश की धरती पर आयंकाली जैसा एक आदमी पैदा हुआ था जो हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। उनको शिक्षा का बिल्कुल मौका नहीं मिला, वो बड़े मुश्किल से बाद में किसी तरीके से हस्ताक्षर कर सकते थे। लेकिन जो आदमी हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, उसकी चेतना और संवेदना इतनी आधुनिक हो सकती है कि वो पूरे प्रदेश को आधुनिक बनाने की लड़ाई में का एक स्तंभ साबित हो। जब मैं आयंकाली के बारे में सोच रहा था कि भारतीय इतिहास में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी औपचारिक शिक्षा न हुई हो, यानी जो साक्षर न हो लेकिन इतना शिक्षित कि किसी प्रदेश को आधुनिक बना दे, किसी नवजागरण पुनर्जागरण की अगुवाई करे, तब मेरे ध्यान में उत्तर भारत में मध्यकाल में 2 नाम आए, एक कबीर, दूसरे रैदास। कबीर और रैदास भी, वो भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इस देश में गैर ब्राह्मणों को, विशेषकर शूद्रों, अतिशूद्रों को और महिलाओं को
तो पढ़ाई से पूरी तरह से पढ़ाई वर्जित थी। वो तो 1835 में अंग्रेजों ने जब विलियम बेंटिक एक कानून पास किया कि सभी लोगों का पढ़ने का हक होगा, तब भारत में जाकर 1835 के बाद सभी लोगों के पढ़ने का हक एक कानूनी हक बना। तो मुझे अंकली की तुलना में कोई नाम याद आया तो कबीर का आया और रैदास का आया कि ये दोनों व्यक्ति औपचारिक शिक्षा नहीं पाए थे, लेकिन इन्होंने मध्यकाल में जो नवजागरण है, पुनः जागरण है और गैर ब्राह्मण विरोधी जो इस देश में मध्यकाल में संघर्ष है, उसकी अगुवाई कर रहे हैं उत्तर भारत में। तो मुझे लगा कि ये दो व्यक्ति हैं जिनकी तुलना आधुनिक आयंकली के साथ की जा सकती है। अब कल्पना कीजिए कि त्रावणकोर राज, एक बात और बता दें कि आयंकली जिसमें पैदा हुए थे, भारत में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां सीधे ब्रिटिश शासन था, लेकिन देश में बहुत सारी ऐसी रियासतें थीं जहां सीधे प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश शासन नहीं था, रियासतें राजा शासन कर रहे थे, वहां अंग्रेज एक पदाधिकारी बैठता था, रेजिडेंट बोलते थे जिसे। वैसे ही त्रावणकोर राज्य था। उस त्रावणकोर राज्य में ही आयंकली का जन्म हुआ था। मेरे मन में यह प्रश्न आया कि आखिर आयंकली पढ़ क्यों नहीं पाए, क्यों उन्हें शिक्षा बिल्कुल ही नहीं मिल पाई, जबकि अधिकांश जो दलित या पिछड़ी जातियों के में आधुनिक भारत में पैदा हुए विद्रोही हैं, नायक हैं, वो सभी किसी न किसी रूप में साक्षर और पढ़े लिखे हैं। फुले को भी पढ़ने का मौका मिला, अम्बेडकर को भी पढ़ने का मिला, आयत इतिहास भी पढ़े हैं। पेरियार की औपचारिक शिक्षा बहुत कम हुई है, फिर भी उनको साक्षर कहा जा सकता है। औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन वो साक्षर थे और ठीक ठाक पढ़ाई उनकी थी। आखिर आयंकली क्यों नहीं पढ़ पाए? तो मित्रों, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि इस देश में दलित, अधिकांश दलित सिर्फ दो जगह पर पढ़ पाए। या तो वे दलित पढ़ पाए जिनके पिता या बाबा अंग्रेजों की सेना में थे, सैनिक थे, और वो लोग सैनिक छावनियों में, क्योंकि जो भी सैनिक छावनी में रहता था, किसी पद पर भी कोई भी, अगर सिपाही है या किसी भी पद पर है, अगर सेना में है, तो अंग्रेजों ने व्यवस्था की थी कि उसके घर के बच्चे बच्ची सब वहीं पर पढ़ेंगे। आप जानते होंगे डॉक्टर अंबेडकर के बाबा, उनके पिताजी दोनों सेना में थे, और उन लोगों को पढ़ने का मौका उन्हीं के माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने का मौका भी इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उनके पिता और उनके उससे पहले उनके बाबा अंग्रेजों की सेना में थे। फूले क्यों पढ़ पाए? दूसरी जो पढ़ाई होती थी वह कोई ईसाई मिशनरी ने अगर स्कूल खोला है, फूले कहां पढ़े? ईसाई मिशनरी के स्कूल। इसी तरह जो उत्तर भारत में एक दलित, बड़े दलित पुनर्जागरण नवजागरण के अगुआ हैं स्वामी अच्युतानंद, उनकी भी पढ़ाई लिखाई सैनिक छावनी में, और दूसरा ईसाई मिशनरी। चूंकि त्रावणकोर राज्य में सीधे अंग्रेजों का शासन नहीं था, तो वहां कोई उस जगह पर जहां आयंकली थे, न तो उनके पिताजी सेना में भर्ती हो सकते थे अंग्रेजों के, और न कोई मिशनरियों का स्कूल था, तो उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर आयंकली के साथ थी, वो ये कि आयंकली के पिता बहुत ही मेहनती, हमारे देश में बड़े सारे खेतों को काम तो दलित ही करते थे, तो आयंकली के पिता बहुत ही मेहनती थे। तो स्थानीय जो छोटा जमींदार था, जिसके यहाँ वह उत्तर भारत में जिसे हम लोग कहते हैं हरवाही, कि जिसके यहाँ उसकी खेती हरवाही करते थे, उसने प्रसन्न होकर के, दलित को खेती तब मिल सकती है जब वो भूदेवता या कोई जमींदार प्रसन्न हो, उन्होंने प्रसन्न होकर के थोड़ी इस खेती का एक हिस्सा, कुछ एकड़ खेती उनको दे दिया था। थोड़ी सी आयंकली के परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी अन्य दलितों की तुलना में, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। और जिस व्यक्ति को पढ़ने का मौका नहीं मिला, उस व्यक्ति ने पढ़ने के अधिकार के लिए केरल में सबसे बड़ा संघर्ष किया, क्योंकि वो भी ये समझ गए थे फूले की तरह कि शिक्षा ही वह चीज है दलितों के लिए जो मुक्ति का द्वार खोलेगी। एक बात बता दूं कि दलितों की शिक्षा की स्थिति कितनी खराब थी कि अंतिम समय में
1941 में अपनी मौत के कुछ समय पहले जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है, अंतिम इच्छा क्या है, सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हाँ, दलित समाज से 10, 20, 25, 50 नौजवान जो हों वो स्नातक हो जाएं। आज ये बड़ी चीज, बहुत सारे स्नातक हैं, परास्नातक हैं, पीएचडी हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद शिक्षा नहीं पाया, और शिक्षा नहीं पाया लेकिन पत्रिका निकालते थे, बोल के लिखवाते थे, बहुत सारे दूसरे लोगों से लिखवाते थे, लेकिन एक मामले में जो एंकली हैं वो दूसरे, जो अंबेडकर का रास्ता, स्वामी अच्युतानंद का रास्ता, ज्योतिराव फूले का रास्ता, पेरियार का रास्ता, अयोध्या दास के रास्ते से भी एंकली का रास्ता कुछ मामले में ज्यादा चुनौती बढ़ा था और सीधा संघर्ष का रास्ता था। उसका एक कारण था, जैसे एंकली ने जितने संघर्ष किए हैं वो ज्यादातर हथियारबंद और खूनी संघर्ष भी हुए हैं, जिसमें लाठी डंडे चले हैं, दोनों तरफ से बहुत भारी संख्या में लोग घायल हुए। ऐसा क्यों था? क्योंकि जहां डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे, जहां फूले संघर्ष कर रहे थे, जहां अयोध्या संघर्ष कर रहे थे, जहां पेरियार संघर्ष कर रहे थे, जहां अच्युतानंद संघर्ष कर रहे थे, वहां एक तरह से राजनीतिक सत्ता के रूप में ब्रिटिश सत्ता थी। ब्रिटिश सत्ता होने के चलते ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मणवाद से दलितों को मुक्ति मिल गई थी, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने भी 1857 के बाद पूरी तरह से जमींदारों और ब्राह्मणवादियों के साथ ही अपनी एका कायम कर ली थी। फिर भी इतना जरूर हुआ था कि चाहे जब भी मुस्लिम राजनीतिक सत्ता रही हो ऊपर या ब्रिटिश सत्ता रही हो, तो दलितों पिछड़ों को सांस लेने का एक हद तक का मौका मिला था। लेकिन क्योंकि त्रावणकोर में ब्रिटिश सत्ता नहीं थी, तो एंकली के पास सीधे संघर्ष का रास्ता चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एंकली ने जितने संघर्ष किए हैं उसमें सीधे सीधे उनकी अपर कास्ट से सीधी सीधी टकराहट होती है, लाठी डंडे चलते हैं, दोनों तरफ से लोग घायल होते हैं। करीब करीब जितने संघर्ष हुए हैं उसमें यह घटना घटी है। मित्रों, एक बात बता दूं कि विवेकानंद ने जब एक बार केरल गए तो उन्होंने जो केरल की जातियों की स्थिति देखी तो उन्होंने कहा ये तो जातियों का पागल खाना है। केरल में जाति व्यवस्था में जो पेशवाई की जाति व्यवस्था जो महाराष्ट्र में देखते हैं भयंकर रूप, कुछ मामलों में केरल की जाति व्यवस्था उससे भी ज्यादा भयंकर है। कुछ मामलों में तो कहें कि केरल में जाति व्यवस्था इस देश में सबसे घृणित और विभत्स रूप में थी। जैसे एक उदाहरण कि केरल में यह व्यवस्था थी कि हर जात की महिला को अपने से ऊंची जाति के पुरुष के सामने, किसी भी जात की महिला अपने से जो ऊंची जाति का पुरुष है उसके सामने अपना स्तन ढक नहीं सकती है, उसको अपना स्तन खुला रखना होगा। और जो दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, वो किसी भी तरीके से अपना स्तन ढक नहीं सकती है, और अगर स्तन ढकती हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स ब्राह्मण तय करेंगे, और टैक्स कितना होगा ये इससे तय होगा कि जिस महिला ने अपना स्तन ढका है उसका स्तन कितना बड़ा है। आप इससे किसी चीज की घिनौना स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं को उनका स्तन ढकने से रोक दिया जाए, और दलित जात की और आदिवासी जात की महिलाएं तो बिल्कुल कभी भी अपना स्तन ढक ही नहीं सकती थी। तो दलित जात की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं अपना स्तन ढकने के लिए क्या करती थी? वो बहुत सारे, चूंकि उनको सोना पहनने का भी अधिकार नहीं था, चांदी पहनने का भी अधिकार नहीं था, इस तरह का कोई आभूषण वो नहीं पहन सकती थी। तो जो युवा लड़कियां होती थी उनको शर्म महसूस होती थी, तो अपना स्तन ढकने के लिए बहुत सारे
मन के टाइप के, लोहे टाइप के, बहुत सारे ऐसे चीजें पहन लेती थी जिससे उनका स्तन थोड़ा ढक जाए। और ये पूरी श्रेणी थी। जैसे ब्राह्मण महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार था, लेकिन वो भी जब मंदिर में ब्राह्मण महिलाएं जाएंगी तो उन्हें देवता के सामने अपना स्तन खुला रखना होगा। नायर महिलाएं जो ब्राह्मण से नीचे की जाति थी, उन नायर महिलाओं को ब्राह्मणों के सामने अपना स्तन खुला रखना है, अन्य जातियों के लोगों के सामने अपना स्तन ढक सकती है। मध्य जातियां की जो महिलाएं हैं उन्हें नायर जातियों ब्राह्मणों के सामने अपना स्तन खुला रखना होगा, वो दलितों पुरुषों के सामने अपना स्तन ढक सकती है। लेकिन दलित और आदिवासी महिलाएं किसी भी सूरत में अपना स्तन ढक नहीं सकती। इसी में आपने एक कहानी सुनी होगी, नंगली करके एक आदिवासी औरत है जिसने अपना स्तन काट करके, कहानी है उसमें कुछ सच्चाई और कुछ मिथक मिला होगा, स्तन काट करके ही दे दिया। एक बार एक औरत रात दरबार में अपना स्तन ढक के गई और उसका उद्देश्य यह था कि जिस स्तन के लिए उसको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा, उस स्तन को दंड स्वरूप काट ही लिया जाए क्यों ना। आयंकाली के सामने ये प्रश्न था कि कैसे दलित और आदिवासी महिलाएं स्तन अपना ढकें। और आयंकाली ने इतना ही नहीं, दलित पुरुष भी ठेहुना के नीचे और कमर के ऊपर का कोई वस्त्र पहन नहीं सकते थे। तो आयंकाली ने स्तन ढकने का, आप कल्पना कर सकते हैं, जो विवेकानंद कहते हैं कि जातियों का पागल खाना, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा, और ये ब्राह्मणों ने नियम बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं किसी ऐसे समाज की कि जो महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार न देता हो, और स्तन अगर वो ढकती हो तो उससे टैक्स की मांग करता हो। आयंकाली ने महिलाओं के स्तन ढकने के अधिकार के लिए संघर्ष किया। परिणाम क्या हुआ? आयंकाली ने सभी महिलाओं से कहा कि वो अपना स्तन ढकें और कपड़ा ब्लाउज पहने। आप जानते हैं इसका क्या परिणाम हुआ? नायरों ने, ब्राह्मणों ने दलितों के घरों पर हमला बोल दिया, आदिवासियों के घरों पर हमला बोल दिया। बहुत सारे महिलाओं के स्तन उन्होंने काट डाले, उनके घर जला दिए, उनके भाइयों को मारा, उनके पतियों को मार डाला, उनके पिताओं को मार डाला। क्या अपराध था? सिर्फ एक अपराध कि उन्होंने स्तन ढक लिया। उनके घरों में आग लगा दी गई। फिर भी आयंकाली के नेतृत्व में वो महिलाएं, दलित महिलाएं और उसमें आदिवासी महिलाओं ने भी उनका काफी साथ दिया, पीछे नहीं हटी, और आखिरकार उन्होंने स्तन ढकने का अधिकार प्राप्त कर लिया। आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा देश हो सकता है? ये ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद से इतनी घृणा, या ब्राह्मणों से घृणा, ब्राह्मणवाद से इतनी घृणा। ऐसी चीज से कोई व्यक्ति घृणा नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या अंग्रेजों से मुक्ति से लड़ाई से कम ये लड़ाई, मुक्ति की लड़ाई कहीं से भी कम थी?